अरे भाई साहब, ये घर कुछ ही देर में तबाह होने वाले लग रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें अभी भी लोग रह रहे हैं। और पता है क्या, इनके मालिक कहीं भी जाने वाले भी नहीं है। हाईवे के बीचों बीच रहने वाले मकान मालिक से लेकर पिक्सार के घर जैसी उड़ान तक। चलिए मिलते हैं दुनिया के कुछ सबसे जिद्दी मकान मालिकों से, जिन्होंने अपना घर छोड़ने से एकदम मना कर दिया। एडिथ टस से मस नहीं हुई। दोस्तों, एडिथ मैकफील्ड सिएटल के व्हाइटवुड कॉटेज में शिफ्ट हुई 1952 में। लेकिन एडिथ का नाम पहली बार 2006 में सुर्खियों में आया, जब उसे खूंखार बुजुर्ग महिला का खिताब मिला, जिन्होंने बड़ी ही जिद्दी तरीके से अपना घर नहीं छोड़ा। देखिए, डेवलपर्स उस इलाके में एक मॉल बनाने के लिए प्रॉपर्टी खरीद रहे थे, जहां आसपास के लोग खुशी खुशी अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे थे। वहीं एडिथ को इतनी आसानी से नहीं खरीदा जा सकता था। सच में वो खच्चर जितनी जिद्दी निकली मेरे भाई। एडिथ ने 1952 में व्हाइटवुड कॉटेज को $43,000 में खरीदा था। लालच देके प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने उन्हें अपना घर छोड़ने के लिए $1 मिलियन का ऑफर दिया। फिर भी एडिथ ने मना कर दिया। कोई चारा न देखकर डेवलपर्स को एडिथ के छोटे से घर के चारों तरफ 5 मंजिला ब्लार्स बॉक्स मॉल बनाना पड़ा। एडिथ 86 साल की उम्र में 2008 तक अपने 108 साल पुराने कॉटेज घर में बनी रही। लेकिन मौत के बाद भी एडिथ ने सबको चौंका दिया। अपनी वसीयत में उन्होंने अपना घर मॉल के कंस्ट्रक्शन सुपरिटेंडेंट को दे दिया, बैरी मार्टिन, जो एडिथ के आखिरी दिनों में उनके केयरटेकर और दोस्त बन गए थे। एडिथ को हर चीज मिल गई क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं था। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। 2009 में डिज्नी ने पिक्सार की फिल्म अप की रिलीज को प्रमोट करने के लिए एडिथ के घर की छत पर गुब्बारे लगा दिए। फिल्म में कार्ल नाम का एक बुजुर्ग विधवा भी था, जिसका घर भी बिल्डिंग से घिर गया था, बिल्कुल एडिथ की तरह। हालांकि बहुत लोग कहते हैं कि अप की कहानी एडिथ से प्रेरित है, लेकिन असल में फिल्म की स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन 2004 में शुरू हुई, एडिथ की कहानी से 2 साल पहले। और जैसा कि आप जल्दी देखेंगे, एडिथ के अलावा और भी कहानियां हैं यार। एडिथ की कहानी का अंत एकदम परी कथा जैसा है। उनका प्यारा घर आज भी खड़ा हुआ है और नए मालिकों का कहना है कि वो इसे फिलहाल तोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते। भाई वाह, ये तो एक ऐसी अनोखी कहानी है जिसमें हिलाना तो दूर, टच करना भी मंजूर नहीं किया। पुल के नीचे का घर। यार, अगर आपको शांति और सुकून पसंद है तो आप ग्वांगझू के सिटी हाईवे पर रहने वालों को देखकर हैरान रह जाएं। दक्षिणी चीन के इस शहर में कुछ ऐसा है जो आपको चौंका देगा। लेंस के बीच में एक छोटी सी झोंपड़ी दिख जाएगी और मजे की बात यह है कि इसमें लोग रहते भी हैं। ये 430 स्क्वायर फुट का घर एक महिला का है जिसे मिस लियांग के नाम से जाना जाता है। 2010 में जब डेवलपमेंट की घोषणा हुई तो उन्होंने अपना घर छोड़ने से साफ मना कर दिया। पूरे 10 साल तक अथॉरिटीज ने मिस लियांग को समझाने की कोशिश की। उन्हें कई नए अपार्टमेंट और पैसों का लालच भी दिया गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। सोचिए, 47 फैमिलीज और 7 कंपनियों में से अकेली मिस लियांग ने हाईवे डेवलपर्स की हर पेशकश को ठुकरा दिया। आखिरकार 2020 में अथॉरिटीज को झुकना पड़ा और उन्होंने मिस लियांग के घर को हाईवे के लेंस के बीच में रखने की इजाजत दे दी। कंस्ट्रक्शन के दौरान कई वर्कर्स को वहां पर रहना पड़ा, जो इस अनोखे घर को देखकर हैरान थे। भले ही सरकार ने उन्हें सही जगह पर नया घर नहीं दिया, पर क्या आप सोच सकते हैं कि जहां उनका घर अब है वो लोकेशन कितनी आइडियल है। मिस लियांग का कहना है कि हालांकि उनकी खिड़कियों में सीधी धूप नहीं आती और हाईवे का शोर बहुत होता है, फिर भी उन्हें अपने घर की लोकेशन आजादी भरी, सुखद और आरामदायक लगती। पता नहीं आपको क्या लगता है, पर मुझे लगता है कि मिस लियांग उन लोगों में से हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। कीलों के माफिक घर। भले मिस लियांग का ब्रिज हाउस अनोखा लगता हो, लेकिन चीन में ऐसे और भी कई मकान मालिक हैं जिन्होंने नई डेवलपमेंट के लिए अपना घर छोड़ने से मना कर दिया। ये घर नेल हाउस यानी कील के घर कहलाते हैं। इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे कील को निकालना मुश्किल होता है, वैसे ही इन मकान मालिकों को भी अपने घर से हटाना नामुमकिन है। कभी कभी तो पूरी इमारत में से बस एक घर ही बचा रह जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे लकड़ी में एक अकेली कील अड़ी रह जाती है। समझ रहे हो ना? ये नेल हाउस 2004 और 2007 में चीन में 2 प्रॉपर्टी कानूनों के पास होने के बाद देखने लग गए। इन कानूनों के मुताबिक जब तक सभी मालिक मुआवजे से संतुष्ट न हो, तब तक किसी भी घर को जबरन नहीं तोड़ा जा सकता। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये है जुआंग लोंगडी का घर पांगयांग गांव में। इन्होंने एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए अपना घर छोड़ने से मना कर दिया। हालांकि डेवलपर्स इस जिद्दी मकान मालिक से 10 साल की लड़ाई हार गए, पर उन्होंने कुछ पेटी रिवेंज तो लेके लिया। उन्होंने लोंगडी के घर के एक तरफ एक खाई खोद दी, जिससे उनका घर उनके चमचमाते नए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल अलग थलग दिखने लगा। अरे भाई, चेंगचू में एक और नेल हाउस मालिक एक विशाल मॉल की पार्किंग के बीचों बीच में फंस गया। अब आप ही बताइए, खाई से घेरे रहना ज्यादा बुरा है या फिर सरफरे मॉल शॉपर से जो अपनी कार ढूंढ रहे हैं? और आपको लगता है कि अकेले अकेले बंदू की कहानी है? नहीं भैया, सबसे चौंकाने वाला केस तो अभी बाकी है, जहाँ पूरे का पूरा मोहल्ला ही जिद्दी निकला। जब गुआंगडोंग प्रांत के 900 साल पुराने यांगजी गांव के लोगों को 2013 में पता चला कि उनके घरों को एक ऑफिस बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए तोड़ा जाएगा, तो कुछ लोगों ने इसे मंजूर कर लिया और कुछ ने नहीं। गांव के 99% लोगों ने डेवलपर से समझौता कर लिया, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि एक बिल्डिंग साइट के बीचों बीच कुछ मकान मालिक अपने घरों को बचाने में कामयाब हो गए। तब डेवलपर्स को बड़ा गुस्सा आया। जब वो बचे हुए गाँव वालों को घर छोड़ने के लिए मना नहीं पाए, तो उन्होंने एक अजीब सा तरीका निकाला। उन्होंने पास की नदी का रुख मोड़ दिया और बचे हुए घरों को पानी से घेर दिया। इतना ही नहीं, घरों की बिजली और पानी की सप्लाई भी काट दी गई। यहाँ तक कि कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ भी अब इन घरों के पास नहीं रुकती। अफसोस की बात है कि आज तक किसी को नहीं पता कि इन घरों का हुआ क्या।
पर हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये अब भी खड़े होंगे, भले डेवलपर्स ने इन्हें गिराने के लिए कितने भी जतन क्यों न कर लिए हों। कौन जाने, शायद उन्होंने पारंपरिक तरीके से ट्रेबुचेट वॉरफेयर का इस्तेमाल किया हो या फिर घरों के चारों तरफ मीलों गहरी खाई खोद दी हो। वेरा कोकिंग। जब वेरा कोकिंग ने अटलांटिक सिटी में 127 कोलंबिया पैलेस को 1961 में महज $2 लाख में खरीदा, तो उनको क्या पता था कि एक दिन उन्हें अमेरिका के सबसे ताकतवर लोगों में से एक से बढ़ना पड़ेगा। ये 3 मंजिला घर उन्होंने गर्मियों में रहने के लिए खरीदा था, लेकिन 1980 के दशक में 127 कोलंबिया प्लेस तब सुर्खियों में आ गया जब वेरा ने $1 मिलियन का ऑफर ठुकरा दिया। ये ऑफर किया था पब्लिशिंग टाइकून बॉब गुचियोने ने, जो वेरा के घर की जगह पर एक होटल कैसीनो बनाना चाहते थे। हालांकि बॉब घर तो नहीं तोड़ पाए, पर उन्होंने वेरा के घर के आसपास अपना कैसीनो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि बॉब को कभी गेमिंग लाइसेंस ही नहीं मिला, जिससे प्रोजेक्ट अधूरा रह गया और वेरा का घर अंडर कंस्ट्रक्शन कामों से कमजोर होता गया। अब एक बिजनेसमैन को मना करना थोड़ा मुश्किल हो गया वेरा के लिए, पर तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। वाह क्या बात है। 1990 के दशक में वेरा से मिलने आए खुद डोनाल्ड ट्रंप। भाई साहब, 1984 से ही ट्रंप प्लाजा वेरा के घर के बगल में ही था। 1989 में ट्रंप ने बॉब की फेल्ड कैसीनो प्रॉपर्टी को $56 मिलियन में खरीद लिया। ट्रंप को वेरा का घर एक परफेक्ट लोकेशन लगा अपनी लिमोजीन पार्किंग के लिए। वेरा की जिंदगी में मानो मोनोपोली का खेल चल रहा था और सामने बैठे थे फ्यूचर राष्ट्रपति, पर यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली थी। ट्रंप ने वेरा को मनाने की हर कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वेरा ने न्यूयॉर्क डेली न्यूज को बताया कि ट्रंप कैसे उनके घर आते जाते थे। शायद ट्रंप सोचते थे कि अगर मैं अभी इन्हें खुश कर दूं तो शायद घर सस्ते में मिल जाए। एक बार तो उन्होंने वेरा को नील डायमंड के कॉन्सर्ट के टिकट भी दिए, पर वेरा को तो ये भी नहीं पता था कि नील डायमंड है कौन। ट्रंप ने वेरा के घर के लिए $4 मिलियन तक का ऑफर दिया, जिस पर वेरा ने उन्हें कीड़ा, कॉकरोच और खड़ूस तक कह दिया। लगता है थोड़ा ज्यादा ही बढ़ गई, पर इसकी वजह सिर्फ ट्रंप की जिद नहीं थी। वेरा का कहना था कि ट्रंप के कंस्ट्रक्शन क्रू ने उनके घर को नुकसान पहुंचाया और आसपास का इलाका असुरक्षित बना दिया था। 1990 के दशक में दोनों के बीच में कई कानूनी लड़ाइयां भी हुई। आखिरकार 1998 में कोर्ट ने वेरा के पक्ष में फैसला सुनाया और ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। अमेरिका के फ्यूचर राष्ट्रपति बिजनेसमैन को मात देने के बाद वेरा 2010 तक अपने घर में रही, फिर सैन फ्रांसिस्को में एक रिटायरमेंट कम्युनिटी में चली गई। 3 साल मार्केट में रहने के बाद वेरा का प्रसिद्ध घर $5,83,000 में फाइनेंसर कार्ल इकान को बेच दिया गया। हालांकि इकान ने बाद में वेरा के घर को नए प्रोजेक्ट के लिए तोड़ दिया और सितंबर 2014 में घाटे में चल रहे ट्रंप प्लाजा को भी बंद कर दिया गया, जिसे फरवरी 2021 में ध्वस्त कर दिया गया था। भले ही वेरा और ट्रंप दोनों अटलांटिक सिटी में नहीं रहे, पर मैं तो कहूंगा कि इस रियल एस्टेट स्मैकडाउन में किसकी जीत हुई ये तो साफ ही है। वेरा 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 जब पैसों से बड़ा निकला प्यार, जैसे एक छोटी सी लड़की ने लाल जूतों में कहा था, घर जैसी कोई चीज नहीं। लेकिन सिडनी के जम्मित परिवार के लिए ये बात कुछ ज्यादा ही सच साबित हुई। जून 2023 में जम्मित परिवार तब सुर्खियों में आ गया जब उन्होंने पॉन्डर सबर्ब्स के निर्माण के लिए अपना घर बेचने के एवज में $33.7 मिलियन का ऑफर ठुकरा दिया। सोचिए, इतनी बड़ी रकम। जम्मित परिवार की जिद के चलते डेवलपर्स को मजबूरन उनके घर के चारों तरफ कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। पहले जहां एक एकांत फार्म हाउस हुआ करता था, अब जम्मित की प्रॉपर्टी और उनका आयताकार प्लॉट न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क का मिनी वर्जन लगता है, जिसके चारों तरफ सैकड़ों घर बने हुए हैं। हालांकि जम्मित परिवार अपने एकांत घर के चारों तरफ हुए निर्माण से खुश नहीं थे, जो पिछले 20 सालों से उनका था और खुद में करोड़ों की प्रॉपर्टी भी है। लेकिन उनके लिए ये घर छोड़ने से बेहतर था। आप सोच रहे होंगे कि करोड़ों के मालिक को पैसों से इतना मोह क्यों नहीं है, तो जम्मित परिवार ने साबित कर दिया कि प्यारे घर की कीमत पैसों में नहीं आंकी जा सकती। उड़ान से भरा घर। भाई, बिजी एयरपोर्ट के पास रहना तो लगभग हर किसी को नापसंद होगा, लेकिन जापान के एक जिद्दी मकान मालिक के लिए एयरपोर्ट के बीचों बीच रहने से बढ़िया और कोई जगह नहीं है। मिलिए ताकाओ शितो से, एक सीधे साधे सब्जी उगाने वाले किसान, जो किसानों के काफी लंबे चौड़े परिवार से आते हैं। उनका परिवार 100 सालों से भी ज्यादा समय से एक ही खेत पर काम करता आया है। बस एक छोटी सी दिक्कत है, आजकल उनका खेत एक एक्टिव एयरपोर्ट के बीच में स्थित है। 24 घंटे सर के ऊपर से जेट विमान गुजरते हैं और खेत तक पहुंचने के लिए अंडरग्राउंड टनल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ज्यादा लोग तो ऐसी जगह से भाग जाते हैं, लेकिन मिस्टर शितो के लिए ये घर छोड़ना नामुमकिन है। शितो का खेत पहले लगभग 30 परिवारों के एक छोटे से गाँव का हिस्सा था, लेकिन मुसीबत तब शुरू हुई जब जापानी सरकार ने गांव के ठीक ऊपर एयरपोर्ट बनाने की घोषणा कर दी। जहां इलाके के ज्यादातर किसान पैसों के लालच में अपनी जमीन बेचकर चले गए, वहीं शितो के पिता तोइची, जो समय परिवार के मुखिया थे, उन्होंने अपना खेत छोड़ने से साफ मना कर दिया। तोइची की मृत्यु के बाद ताकाओ ने ये लड़ाई जारी रखी और $1.6 मिलियन का ऑफर भी ठुकरा दिया, जो उस इलाके के एक औसत किसान की 150 साल की कमाई के बराबर था। तब से ये मेहनती किसान अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटीज को बता रहे हैं कि वो उनके खेत को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, उनका खेत एयरपोर्ट के रनवे के बीच दबकर रह गया है। नारिता एयरपोर्ट का मेन इंटरनेशनल गेट हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को हैंडल करता है, लेकिन एक अकेला ताकाओ शितो इस एयरपोर्ट के आसमान छूते घमंड को जमीन पर लाने के लिए काफी है। तेज रफ्तार वाली लेन में घर। चीन के शंघाई में स्थित शू परिवार का घर एक और नेल हाउस की कहानी है, जो किसी मजबूत लोहे की तरह जमीन से नहीं उठा, लेकिन इस परिवार ने तो सड़क के बीचों बीच रहने की ही ठान ली। 2003 में शू परिवार को पता चला कि सिटी डेवलपर्स उनके घर के ठीक बीच से एक बिजी मेन रोड बनाना चाहते हैं। डेवलपर्स की हर कोशिश नाकाम रही और आखिरकार उन्हें मजबूर होकर 4 लेन वाली सड़क को 2 लेन में बदलना पड़ा, ताकि घर के चारों तरफ से मोड़ दिया जाए। लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं था। जैसे जैसे सड़क व्यस्त होती गई, 9 लोगों के इस परिवार को रात में गुजरने वाले ट्रकों से दीवारें हिलती महसूस होती। अक्सर वे टेढ़ी मेढ़ी सड़क होने पर होने वाली दुर्घटनाएं भी देखते। 14 साल की लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार सितंबर 2017 में शू परिवार ने हार मान ली और सड़क से हट गए।
60 सालों तक इस 3 मंजिला घर में रहने के बाद मजदूरों को इसे गिराने में महज 90 मिनट लगे। हालांकि ये विदाई बहुत ही दुखद थी, लेकिन शू परिवार को 4 नए फ्लैट और मुआवजे के $3,20,000 मिले। और हाँ, साथ में एक ऐसी कहानी भी मिल गई जो वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुनाते रहेंगे। आधा घर कहते हैं कि अधूरा काम ना करने के बराबर होता है, लेकिन हमारे अगले जिद्दी मकान मालिकों के लिए आधे में काम चलाना ही जीने का तरीका बन गया। टोरंटो के 54.5 सेंट पैट्रिक स्ट्रीट पर स्थित ये विक्टोरियन युग का घर 1890 के दशक में बना था। उस समय यहाँ 6 एक जैसे जुड़वा घर थे। जब इस घर का निर्माण हुआ तब ये इलाका गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन जैसे जैसे दशक बीते डेवलपर्स को यहाँ नया घर बनाने का मौका दिखने लगा। 1957 में विंडलास होल्डिंग्स लिमिटेड नाम की एक डेवलपर कंपनी ने धीरे धीरे सेंट पैट्रिक स्ट्रीट, जो पहले डमर स्ट्रीट कहलाती थी, उसकी प्रॉपर्टीज को खरीदना शुरू कर दिया। कुछ विरोध के बावजूद 6 घरों के मालिकों ने अलग अलग समय पर अपने घर बेच दिए और पूरी रो को धीरे धीरे गिराया जाने लगा। और क्योंकि ये सभी घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें एक एक करके आधा आधा तोड़ा गया, जो कि एक बड़ा ही अजीब नजारा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, घरों के इस अनोखे डिजाइन की वजह से स्ट्रीट की नंबरिंग भी अजीब थी, जो आधे नंबरों में बढ़ती थी। वाल्कोस परिवार, जो 54.5 नंबर के मालिक थे, उन्होंने बायआउट्स का विरोध किया। विंडलास होल्डिंग्स ने प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन वाल्कोस ने एक ना सुनी। 1975 तक आते आते 54.5 नंबर के बगल में एक पूरी तरह से नई अपार्टमेंट बिल्डिंग खड़ी हो गई और ये आधा घर आज भी वहीं पर खड़ा हुआ है। आज 54.5 सेंट पैट्रिक स्ट्रीट का आधा घर किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह लगता है, और इसकी एकदम सटीक कटी हुई दीवार एक बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज थी, क्योंकि इमारत की लोड बेयरिंग वॉल्स पड़ोसी घर से जुड़ी हुई थी। इसलिए सिर्फ एक हिस्से वाला करना बहुत ही जोखिम भरा काम था। वास्तव में डेमोलिशन में एक छोटी सी गलती भी दोनों हिस्सों को धराशायी कर सकती थी। खुशकिस्मती से पिछले पड़ोसी घर को गिराने का काम सफल रहा और बची हुई दीवार को मजबूत करके, कवर करके और इंसुलेट करके आधे घर को एक अलग संरचना में बदल दिया। हालांकि वाल्कोस परिवार के बाद से आधे घर में कई मालिक बदले। 2018 में इसका थोड़ा मेकओवर किया गया, जिसमें इसकी कटी हुई दीवार को नए सिरे से सजाया गया। हालांकि ये 21वीं सदी के आसपास के माहौल से मेल खा सकता था, भले ही आधे घर में रहना कई लोगों को आकर्षक ना लगता हो। और मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो 54.5 सेंट पैट्रिक स्ट्रीट से जरूर प्रभावित होगा, बशर्ते आपने फिजी लिफ्टिंग ड्रिंक्स ना चुराई हो। फेगो हाउस 2007 में पोर्टलैंड के जैक्सन स्ट्रीट पर पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपनी $90 मिलियन की नई बिल्डिंग बनाने के लिए हर किसी को अपना घर खाली करने पर राजी कर लिया। हर किसी को, सिवाय एक वकील रैंडल एकर के, जिनका 1894 का क्वीन एन स्टाइल का घर फेगो हाउस कहलाता था। रैंडल ने 2005 में इस घर को अपनी छोटी सी लॉ प्रैक्टिस के लिए खरीदा था, लेकिन उनको क्या पता था कि वो एक ऐसे कानूनी ड्रामे में फंस जाएंगे जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। सिटी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट के लिए रैंडल की प्रॉपर्टी को जब्त करने की कोशिश की। एमिनेंट डोमेन नाम के एक कानून के तहत दुनिया भर की सरकारों के पास ये अधिकार होता है, लेकिन पोर्टलैंड के अधिकारी इतने चालाक नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था, क्योंकि रैंडल एक वकील थे और वो कोर्ट से डरने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन यूनिवर्सिटी को सिर्फ रैंडल की कानूनी प्रतिभा से नहीं डरना था। रैंडल ने विभिन्न पड़ोसी ग्रुप्स को अपने साथ मिला लिया और मीडिया में भी अच्छी कवरेज हासिल कर ली। इसके साथ ही रैंडल का ये तर्क कि सिटी एमिनेंट डोमेन की सीमाओं का उल्लंघन कर रही है, मकान मालिक के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। आखिरकार 2008 में रैंडल को एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि अधिकारियों ने इस मसले को छोड़ने का फैसला कर लिया है और वो अपने बिजनेस के साथ जैक्सन स्ट्रीट पर ही रह सकते हैं। 2011 में नई यूनिवर्सिटी बिल्डिंग के उद्घाटन के दिन रैंडल ने अपने फेगो हाउस की चिमनी पर 400 हीलियम बैलून लगा दिए। पिक्सार की फिल्म अप के घर से अपने घर की समानता को सलाम करते हुए यूनिवर्सिटी के अधिकारी भी रैंडल की जीत की खुशी में एक प्लेट में कुकीज लेकर उनके दरवाजे पर आए। कामयाबी का इतना मीठा स्वाद है, मजा आ गया भाई। प्यासा बीवर नॉर्थ कैरोलिना के शार्लोट शहर के प्लाजा मिडवुड इलाके में थर्स्टी बीवर देखने में एक मामूली सा एक मंजिला अमेरिकन बार लगता है, लेकिन 2010 के दशक की शुरुआत में ये पड़ोस एक रोचक टकराव का केंद्र बन गया। 2008 से शार्लोट का थर्स्टी बीवर स्थानीय लोगों की पसंदीदा जगह था, लेकिन 5 साल बाद मालिकों को डेवलपर्स ने एक बड़े अपार्टमेंट ब्लॉक के निर्माण के लिए अप्रोच किया। अपने छोटे आकार के बावजूद थर्स्टी बीवर शार्लोट में एक किंवदंती है और मालिक मार्क और ब्रायन विल्सन ने बेचने के सारे ऑफर ठुकरा दिए। ऐसा आंशिक रूप से इसलिए था क्योंकि वे बड़ी कंपनियों द्वारा लगातार छोटे बिजनेस को खरीदे जाने के खिलाफ थे। उन्होंने देखा कि कैसे स्थानीय इलाके ने अपनी विशिष्ट पहचान खो दी थी। बार के नियमित ग्राहक भी तुरंत इसकी रक्षा में खड़े हो गए और डेवलपर्स को जल्दी एहसास हो गया कि उनकी जीत असंभव है। फिर भी 2015 में CW डेवलपमेंट ने थर्स्टी बीवर से लगी जमीन को $8.5 मिलियन में खरीद लिया और छोटे से बार को घेरते हुए 829 अपार्टमेंट बना दिए। लेकिन बार मजबूती से खड़ा हुआ है और मार्क और ब्रायन अभी कहते हैं कि उनका अपने प्यारे बार को बेचने का कोई इरादा नहीं है। बीवर के नाम पर होने के बावजूद ये एक ऐसा बार है जो किसी बहते पानी में बिल्कुल नहीं बहा। मैरी कुक, भाई लोग अब तक जितने जिद्दी मकान मालिक हमने देखे उनमें सबसे पुराना है न्यूयॉर्क सिटी का 249 वेस्ट एंड एवेन्यू, जो 1890 के दशक में बना था। आज ये अपने से बिल्कुल अलग दिखने वाले पड़ोसियों के बीच में अकेला खड़ा है। ये एक समय 5 शानदार टाउन हाउसेस की कतार का हिस्सा हुआ करता था। पहले ये प्रतिष्ठित कुक परिवार का हिस्सा था। फर्डिनेंड और उनकी पत्नी मैरी कुक अमेरिका के सबसे पुराने बसने वालों में से एक के वंशज माने जाते थे। कुक दंपत्ति और उनके 5 बच्चों की जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर 3 जनवरी 1913 की रात कुछ ऐसा हुआ जब सब कुछ बदल गया। उस रात भयंकर तूफान के बावजूद मिस्टर कुक 72वीं स्ट्रीट और कोलंबस एवेन्यू की एक दुकान पर गए, लेकिन वो कभी वापस नहीं लौटे। 1 महीने तक सड़कों और अस्पतालों में खोजने के बाद 1 फरवरी को मिस्टर कुक की लाश क्वींस में ईस्ट रिवर के पार मिली। हालांकि उनकी मौत का कारण कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। अपने पति के जाने का दुख झेलते हुए भी मैरी ने अपने 5 बच्चों के लिए मजबूती से बने रहने का फैसला किया और 249 वेस्ट एंड एवेन्यू में रहती रही। लेकिन 1915 में एक और मुसीबत सामने आई। कुक जैसे परिवारों के पुराने घरों को तोड़ने मॉडर्न अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी। जब डेवलपर्स ने मैरी से घर बेचने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया।
और अपने दिवंगत पति के घर में डटी रहीं, जहां उनके बाकी पड़ोसियों ने डेवलपर्स को अपने घर बेच दिए। वहीं मैरी अडिग बनी रहीं और 1920 के दशक के मध्य तक अपने आप को 2 ऊंची अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के बीच सैंडविच की तरह पलती डटी रहीं। मैरी 1932 में अपनी मृत्यु तक इसी घर में रहीं, लेकिन 249 वेस्ट एंड एवेन्यू की विरासत जारी रही। 1941 में मैरी के प्रतिष्ठित टाउन हाउस को अपार्टमेंट में बदल दिया गया, लेकिन इसका साइज और बाहरी डिजाइन वैसे ही रखा गया और आज भी ये अपने विशाल पड़ोसियों के बीच में मजबूती से खड़ा हुआ है। झेंग मेइजू चीन के रोड झेंग साल 2000 से एक अपार्टमेंट ब्लॉक के किनारे रहती थी, लेकिन जब 2010 में एक नए बिजनेस प्लाजा प्रोजेक्ट के डेवलपर्स दरवाजा खटखटाने आए तो मेइजू ने उनको बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया। डेवलपर्स ने उनकी प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए मुआवजा ऑफर किया, लेकिन मेइजू को लगा कि इतनी रकम घर छोड़ने की परेशानी उठाने लायक नहीं है। उन्होंने मना कर दिया। क्योंकि मेइजू अपार्टमेंट बिल्डिंग में घर खाली न करने वाली अकेली व्यक्ति थी, डेवलपर्स ने 2012 में उनके छोटे से हिस्से को छोड़कर बाकी पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, अपार्टमेंट की बिजली और पानी की सप्लाई भी काट दी गई ताकि वो बाहर निकल जाए। लेकिन इस डेंजरस महिला को ये भी नहीं हटा पाया भाई। मेइजू ने बिना बिजली पानी के पूरा साल गुजारा। हर दिन वो एक दोस्त के घर से पानी के बर्तन भरकर लाती रही, जिसमें राउंड ट्रिप में 30 मिनट लगते थे। धीरे धीरे वो अपने दोस्त के घर में ज्यादा वक्त बिताने लगी। हर रोज अपने खंडर जैसे घर पर जरूर चक्कर लगाती ताकि डेवलपर्स उनकी गैर मौजूदगी में चुपके से कहीं इसको गिरा ना दे। 3 साल तक संघर्ष करने के बाद मई 2014 में मेइजू का अपार्टमेंट ब्लॉक आखिरकार गिरा दिया गया। क्या मेइजू को अंत में वो मुआवजा मिला जो वो चाहती थी, या फिर वो लड़ते लड़ते थक गई? ये तो कोई भी नहीं जानता। मतलब ऐसी जगह रहना जहाँ हर पल घर गिरने का डर हो, कोई मजेदार बात तो नहीं लगती भाई, है ना? नेटफ्लिक्स की क्या ही जरूरत है जब आपके घर गिरने का थ्रिल हर दिन एक नया एपिसोड दिखा रहा हो। शेज सलाह 1999 में फ्रांस के रूबे शहर के पुराने यूनियन इलाके की सारी जमीन सिटी डेवलपर्स खरीदने लगे। सारी जमीन सिवाय एक छोटी सी जगह के जो सड़क के कोने पर थी। यह है शेज सलाह, एक कॉफी शॉप जिसका इतिहास कॉफी की तरह ही गर्मा-गर्म है। अल्जीरिया में जन्मे सलाह और जानी ने ये कैफे खोला था। स्टार्टिंग में वो एक फैक्ट्री वर्कर थे, लेकिन उनका सपना अपना कैफे खोलने का था। 1965 में आखिरकार उनका सपना पूरा हुआ, लेकिन 1991 में अधिकारियों ने रूबे के इलाकों को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी शहर रीनो प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसमें सलाह का इलाका भी शामिल था। प्रोजेक्ट 80 हेक्टेयर में फैला था और इसमें 2,40,000 लोगों के लिए घर बनाने की योजना थी। 1999 में डेवलपर्स ने इलाके की मौजूदा जमीनें खरीदनी शुरू कर दी, लेकिन जब वो शेज सलाह पहुंचे तो मालिक ने उनके काफी ऑर्डर तो ले लिए, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को तोड़ने की इजाजत देने से साफ मना कर दिया। यह आसान रास्ता नहीं था, पर बूढ़े सलाह अपनी बात पर अडिग बने रहे। 2007 तक शेज सलाह का फोन, बिजली और गैस कनेक्शन कंस्ट्रक्शन के कारण बार बार कट जाता था। यहाँ तक कि कचरा उठाने वाली गाड़ियां भी अब उनके यहाँ पर नहीं रुकती थी। लेकिन इन सब दबावों के बावजूद सलाह ऐसे बर्ताव करते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हालांकि नए डेवलपमेंट का काम बिल्डिंग साइट के बीच में बने इस पुराने कैफे के बिना आसानी से हो सकता था। डेवलपर्स को मानना पड़ा कि सलाह और जानी को मनाने वाला इंसान अभी पैदा नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी योजनाओं में इस पुराने कैफे को शामिल करने का फैसला कर लिया। हालांकि सलाह ने बिल्डिंग साइट के बीच में स्थित होने के कारण बहुत से कस्टमर खो दिए, लेकिन वो अपने कैफे को बचाने में कामयाब रहे। अप्रैल 2019 में 90 साल की उम्र में मिस्टर उजानी का निधन हो गया। आश्चर्यजनक रूप से अगस्त 2023 तक शेज सलाह अभी भी टिका हुआ है। भविष्य में इस इमारत का क्या होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि सलाह ने कैफे अपने परिवार को सौंप दिया है। लेकिन अगर वो भी सलाह जैसे निकले तो इन डेवलपर्स की किस्मत में शेज सलाह में कॉफी पीना नहीं लिखा था। समझ गए? जलसी जलन के घर। भाई लोग, नेल हाउस और होल्ड हाउस काफी दिलचस्प हैं। कुछ ऐसे जिद्दी मकान मालिक भी हैं जिन्होंने अपनी नाराजगी जताने का एक और भी पैसे वगैरह से तरीका अपनाया। बॉस्टन मैसाचुसेट्स में 44 हल स्ट्रीट का ये घर एक स्पाइट हाउस यानी जेलसी का घर कहलाता है। लेकिन ये ऐसा क्यों बना? कहानी के मुताबिक 2 भाइयों को अपने पिता से अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान 1860 के दशक में एक प्लॉट विरासत में मिला। जब एक भाई युद्ध से लौटा तो उसने पाया कि उसके भाई ने साझा जमीन पर अपने लिए बड़ा घर बना लिया है। अपने भाई की इस बेईमानी से गुस्से में आकर लौटे हुए सैनिक ने बची हुई पतली सी जमीन पर अपना खुद का घर बना लिया। स्किनी हाउस के नाम से मशहूर ये 4 मंजिला प्रॉपर्टी 30 फीट लंबी और महज 10 फीट चौड़ी है। इसमें ठीक से फ्रंट डोर तक नहीं है और इसमें सिर्फ साइड की तंग गली से होकर ही प्रवेश किया जा सकता है। भले ये सबसे सुविधाजनक लिविंग स्पेस ना लगे, पर स्किनी